गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के तीसरे भाग के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो पहला पॉइंट बच्चों बोलता है कि ऑन 5th 1789 लुइस 16 कॉल्ड एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास हिज प्रपोजल टू इंक्रीज टैक्सेस। कहता है कि 5 मई 1789 को लुइस 16 के द्वारा ई स्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाई जाती है। ठीक है, मीटिंग का प्रपोजल क्या होता है? लुइस 16 चाहते हैं कि हम अब फ्रांस में क्या करेंगे, टैक्सेस को और इंक्रीज करेंगे। कारण क्या था टैक्स को इंक्रीज करने का? तो उनका जो कह सकते हैं कि जो खजाना था वो धीरे धीरे युद्ध की वजह से खाली होता चला गया। तो उसको भरने के लिए वो चाहते थे कि टैक्स का इंक्रीजमेंट किया जाए। तो पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा में बोला कि अब जो स्टेट जनरल थे वो तीनों से थे मतलब वो फर्स्ट स्टेट से भी थे, सेकेंड स्टेट से भी थे और थर्ड स्टेट से भी थे। तो उनका जो सिटिंग पैटर्न था वो किस तरह से था? तो कहता है कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। ठीक है, जो कि एक दूसरे की तरफ फेस करके क्या किए थे, रो में बैठे हुए थे। देखिए, वे हु वर सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर ऑन टू साइड्स। दोनों तरफ एक दूसरे के चेहरे को देखते हुए दो रोज में 300 मेंबर फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के क्या थे, बैठे हुए थे। उसके बाद बात करता है बच्चों कि while the 600 members of the third state had to stand at the back, लेकिन जो थर्ड स्टेट्स के मेंबर थे उनको खड़ा रहना पड़ा था, वो भी 600 मेंबर्स को। तो यहाँ पर समझ में ये आया कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के जो मेंबर्स थे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो एक दूसरे के सामने चेहरा करते हुए बैठे हुए थे, जबकि 600 मेंबर जो थर्ड स्टेट के थे वो उनके पीछे खड़े हुए थे। बोलता है आगे कि द थर्ड स्टेट वाज रिप्रेजेंटेटिव बाय इट्स मोर प्रोस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स ओनली व्हाइल पीजेंट्स, आर्टिजन्स एंड वुमेन्स आर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। क्या कहता है बच्चों कि जो थर्ड स्टेट के जो 600 मेंबर थे वो सारे प्रोस्परस थे, पढ़े लिखे थे। बस कुछ लोग थे जो इस असेंबली में नहीं पहुंचे थे, जो कि पीजेंट्स थे, आर्टिजन्स थे और औरतें थी, वुमेन थी। तो कहने का मतलब कि पिछला वीडियो में भी हमने बात किया था कि जो थर्ड स्टेट था वो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ करता था। क्यों? क्योंकि उसमें लॉयर्स थे, बिजनेसमैन थे, ठीक है, मर्चेंट्स थे। इस वजह से वो पढ़ा लिखा स्टेट हुआ करता था। और वो सारे 600 मेंबर जो थे थर्ड स्टेट के, सारे पढ़े लिखे हुआ करते थे, पहला चीज। और दूसरा चीज, असेंबली में किसने भाग नहीं लिया? ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेट जनरल के मीटिंग में किसने भाग नहीं लिया? तो याद रखना है कि पीजेंट्स, आर्टिजन्स और वुमेन ने भाग नहीं लिया था। उसके बाद बच्चों बात करते हैं कि वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट एंड सेम प्रैक्टिस टू बी कंटिन्यूड दिस टाइम। कहता है कि हम लोग जानते हैं कि जो वोटिंग का तरीका था, जब वोट देने का तरीका था स्टेट जनरल का, वो क्या था कि हर एक स्टेट का, ईच स्टेट हैड वन वोट वैल्यू। मतलब एक स्टेट में कितने भी लोग वोट दे, लेकिन उसका वैल्यू कितना माना जाएगा? वन माना जाएगा। ये प्रैक्टिस अभी भी लुइस 16 के समय तक भी क्या चलते आ रहा था। ठीक है, बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड इंडिविजुअल वोटिंग राइट वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। कहता है कि लेकिन ये जो ई स्टेट जनरल का जो मीटिंग हुआ, इसमें मेंबर्स, थर्ड स्टेट्स के मेंबर का कहना था कि हमको इंडिविजुअल वोटिंग राइट का अधिकार चाहिए, मतलब वन पर्सन वन वोट का अधिकार यहाँ पर चाहिए। तो क्या इसको मान लिया गया लुइस 16 के द्वारा? चलिए देखते हैं। नहीं, ये लुइस 16 के द्वारा इस प्रपोजल को क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके वजह से जो थर्ड स्टेट्स के 600 मेंबर थे वो नाराज होकर के असेंबली से बाहर चले गए और प्रोटेस्ट करने लगे। ठीक है, उसके बाद बोला कि ऑन 20th जून द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड ऑफ वर्सेल्स।
कहता है कि 20 जून को जो थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे वो असेंबल होते हैं। कहाँ पर असेंबल होते हैं? तो टेनिस कोर्ट में असेंबल होते हैं। और वो टेनिस कोर्ट कहाँ था? तो वर्सेल्स में था। ठीक है, तो याद रखना है कि जो थर्ड स्टेट्स के जो मेंबर थे वो 20 जून को कहाँ पर असेंबल होते हैं? टेनिस कोर्ट में वर्सेल्स में असेंबल होते हैं। वेयर दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ अ नेशनल असेंबली, जहां पर वो लोग डिक्लेयर करते हैं किस चीज का? नेशनल असेंबली का। एंड वोट टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। और वो चाहते थे क्या? कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जाए। ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस में होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि मोनार्क जो राजा का जो पावर है वो क्या हो जाएगा? लिमिट हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा। इस वजह से ये लोग चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग किया जाए। उसके बाद बच्चों बोला कि while the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France was in trouble। जहां पर थर्ड स्टेट्स के कुछ मेंबर्स क्या कर रहे थे? नेशनल असेंबली में बिजी थे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ पूरा फ्रांस मुसीबत में था। सेवर विंटर्स डिस्ट्रॉय द फूड क्रॉप्स विच इंक्रीज द प्राइसेस। फूड क्रॉप जहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जिसके वजह से फूड का दाम क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। द बेकर्स ऑल्सो हॉर्डेड सप्लाईज ऑफ ब्रेड टू मेक ग्रेटर प्रॉफिट। और जो ब्रेड बेचने वाले जो बेकर्स थे वो भी क्या करे? सप्लाई कम कर दिए, ताकि क्या हो जाए? वो भी ज्यादा से ज्यादा, जब डिमांड ज्यादा बढ़ेगा तो इनको भी मुनाफा ज्यादा होगा। कैसे मुनाफा ज्यादा होगा? कि जितना सप्लाई कम किया जाएगा, जितना सप्लाई कम किया जाएगा तो डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ने की वजह से हम ऑटोमेटिक क्या करेंगे? ज्यादा रेट में उसको बेच करके प्रॉफिट कमाएंगे। तो यहाँ पर बेकर की भी गलती थी। आगे, आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप। फिर कहा गया है कि जैसा करिएगा वैसा ही भरिएगा। तो यहाँ पर लंबे कतार में खड़े होने के बाद औरतों से उनका गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और वो लोग गुस्से में क्या किया? शॉप में क्या किया? अटैक कर दिया। शॉप में क्या किया? अटैक कर दिया। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर्ड ट्रूप टू मूव इनटू द पेरिस। और ये सब कहानी देख करके, क्या कहानी? कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे थे, नेशनल असेंबली बना लिए, औरतें जो थी अब वो शॉप्स को बर्बाद करने लगी। ये सारे चीजों को देख करके जो राजा थे लुइस 16 जो थे वो क्या किए? ट्रूप्स का मतलब सैनिकों की टुकड़ी को ट्रूप्स बोला जाता है। उनको उन्होंने आदेश दे दिया कि तुम लोग पेरिस की तरफ क्या करो? मूव करो। On 14th July, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille। कहता है कि 14 जुलाई को जो एजिटेटेड क्राउड था, जो क्राउड तंग आ गया था, अब वो बेस्टाइल की तरफ जाता है और बेस्टाइल को पूरी तरह से क्या कर देता है? बर्बाद कर देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। कहता है कि इन द कंट्री साइड रूमर्स स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड ऑफ द मैनर वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप थ्रू देयर हायर्ड गैंग। अब कहा जा रहा है कि जो रूमर्स होता है ना, वो धीरे धीरे पूरे जगह को फैला देता है। ठीक है, छोटी बात को लोग बढ़ा चढ़ा कर क्या करने लगते हैं? बोलने लगते हैं। तो यहाँ पर भी जो र्यूमर्स था, जो अफवाह था, र्यूमर्स अफवाह, अफवाह जो था वो धीरे धीरे क्या होने लगा? गांव से गांव बढ़ने लगा, फैलने लगा, जिसमें बताया जाता था कि जो लॉर्ड है, क्या है? लॉर्ड है, जो किंग है, वो अपने मैनर के साथ क्या करने आ रहा है? पूरे पके हुए क्रॉप्स को, राइप क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देगा अपने हाइड गैंग के साथ। मतलब कुछ अपने गैंग, कुछ लोगों को लेकर के आ रहा है, और क्या करेगा? पूरे राइप क्रॉप्स को, पूरे पके हुए क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। इस तरह का रूमर्स गांव से गांव में फैलाया गया। ड्यू टू फियर, डर से, पीजेंट्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट अटैक द कास्टल ऑफ नोबल। और कहता है कि ये सब देख करके, डर की वजह से, पीजेंट जो थे अब उनके दिमाग में ऐसा बैठ गया कि अरे जितना मेरा क्रॉप्स
राइप हो गया है, पक गया है, वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस तरह का गुस्सा और डर की वजह से वो जो डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कैस्टल थे, नोबल्स के कैस्टल थे, जो महल बने हुए थे, घर बने हुए थे, उसको क्या करने लगे लोग? डिस्ट्रॉय करने लगे। लूटेड हॉटेड ग्रेन्स, और जो ग्रेन्स जमा करके रखा गया था उसको ये लोग क्या करने लगे? लूटने लगे। क्या करने लगे? लूटने लगे। एंड बर्न्ड डाउन डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ द मेमोरियल ड्यूज, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उसको क्या करने लगे? जलाना शुरू कर दिए। आगे बोला कि लार्ज नंबर ऑफ नोबल फ्लेड फ्रॉम देयर होम एंड मेनी माइग्रेटेड टू नेबरिंग कंट्रीज। अब पीजेंट्स के हरकत की वजह से जो वहां के नोबल्स थे वो क्या किए? और या तो अपने घर को छोड़ करके कहीं और भाग गए, या फिर अपने देश से मतलब फ्रांस से माइग्रेट होकर के किसी और दूसरे देश में चले गए। उसके बाद बोला बच्चों कि लुईस 16 फाइनली रिकॉग्नाइज्ड द नेशनल असेंबली एंड एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। और लास्ट में पीजेंट्स के सामने, वुमेन्स के सामने, आर्टिजन्स के सामने, बेसिकली अगर हम बात करें तो पूरे थर्ड स्टेट के जो मांग था कि नेशनल असेंबली बनाया जाए, ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन किया जाए, ये सारे चीजों के सामने लुईस 16 को लास्ट में झुकना पड़ा, और लास्ट में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो देखें यहाँ तक कि कोई भी जंग हो बिना मेहनत के, बिना किए हुए, बिना कर्म किए हुए नहीं पाया जा सकता है। तो कुछ भी अगर पाना है तो हमको काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा तपस्या तो करनी पड़ेगी। On 4th August 1789, France passed the law for abolishing the feudal system of obligation and taxes। कहता है तो 4 अगस्त 1789 को फ्रांस एक लॉ पास करता है जहां पर पूरी तरह से फ्यूडल सिस्टम को क्या कर दिया जाता है? एबोलिश कर दिया जाता है, जहां पर ऑब्लिगेशन और टैक्सेस को खत्म कर दिया जाता है। द मेंबर ऑफ क्लर्जी वाज आल्सो फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। अब बच्चों क्या यहाँ बात करता है कि अब जो देखिए, जो प्रिविलेजेस फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को मिलता था, अब जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे अब चाहते थे कि क्लर्जी जो है वो भी क्या करे? अपने प्रिविलेजेस को खत्म कर दे, गिव अप कर दे। Tithes were abolished and land owned by the church was confiscated। कहता है कि जो भी टैक्स था, जो भी तीथेस टैली जितने भी टैक्स थे उसको एबोलिश कर दिया गया, और चर्च के द्वारा जो लैंड ऑन कर लिया गया था उसको भी कॉन्फिस्केटेड कर दिया गया, लौटा दिया गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, अब ये सर क्या है? तो ऑन 20 जून 1789 दे गैदर्ड एट टेनिस कोर्ट इन वर्सेल्स एंड डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इन नेशनल असेंबली। अभी हम लोग देखें कि 20 जून 1789 को जो मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के वर्सेल्स में, वर्सेल्स के एक टेनिस कोर्ट में गैदर होते हैं, और वह उसको क्या कर देते हैं? नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं। उसके बाद बोला कि एंटीसिपेटिंग द पावर ऑफ हिज रिबेलियस पीपल, लुईस 16 रिकॉग्नाइज द नेशनल असेंबली। कहता है कि जो रिबेलियस पीपल के जो पावर को देख करके लुईस 16 क्या करता है? नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज कर लेता है। On the night of 4th August 1789, the Assembly passed an order abolishing the feudal system consisting of taxes, duties and bonds। कहता है कि 4 अगस्त 1789 के रात में असेंबली एक पास करता है ऑर्डर जहां पर पूरी तरह से फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश कर दिया जाता है। इन 1791 द फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज लेड इन फ्रांस। और कहता है 1791 को फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को फाउंडेशन दिया जाता है। कहां पर? तो फ्रांस में। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या था नेशनल असेंबली का? अगर इस नेशनल असेंबली अगर हम बना रहे तो उसका कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ तो मकसद होगा। तो कहता है कि इट्स मेन पर्पस वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द एम्परर। मेन पर्पस था कि एम्परर के पावर को क्या कर दिया जाए? लिमिट कर दिया जाए। उसके बाद इंस्टेड ऑफ बीइंग सेंट्रलाइज्ड इन द हैंड ऑफ वन इंडिविजुअल, दिस पावर विल नाउ बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। कहता है कि एक के हाथ में पावर होने से अच्छा है कि सभी लोगों के हाथ में पावर चला
जाए, ये भी ऑब्जेक्टिव था। और तीसरा ऑब्जेक्टिव था कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 हैंडेड ओवर द राइट टू मेक लॉ टू द नेशनल असेंबली, और कहता है कि 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन को हैंडओवर कर दिया गया ताकि अच्छे तरीके से नेशनल असेंबली में कानून बन जाए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ऑब्जेक्टिव। अब अकॉर्डिंग टू न्यू कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? पहला, कि सारे एक्टिव सिटीजन्स को राइट टू वोट देने का अधिकार हो, वोट देने का अधिकार दिया जाए। वुमेन्स एंड अदर मैन वर कॉल्ड पैसिव सिटीजन्स। यहाँ पर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया कि वुमेन और अदर मैन को क्या किया जाए? पैसिव सिटीजन्स माना जाए। द पावर ऑफ द किंग वर डिवाइडेड एंड ट्रांसफर्ड टू द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। कहा गया कि पावर जो है किंग का, उसको डिवाइड करके ट्रांसफर कर दिया जाए 3 भागों में, लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में। तो आज का वीडियो यहीं तक, कल देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। यहीं तक रहा आज का सफर। जय हिंद, जय भारत।